एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक क्वेश्चन है जिसमें कि अलग अलग करके यूनिट 3 से क्वेश्चन आता है। शॉर्ट क्वेश्चन में एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है और एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है अथवा में करके। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता रही हूँ। इसमें है, ये क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम सामग्री यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन सोशल साइंस। क्या होता है कि इसमें किस किस जरिए से शिक्षण किया करवाया जा सकता है सोशल साइंस में, या फिर कोई भी स्टडी मटेरियल, कोई भी स्टडी हुई उसी में हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अलग अलग चीज़ों की। तो इसमें चलते हैं, हमारा क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें सबसे पहला होता है पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक हमें कैसे हेल्प करती हैं? तो पाठ्य पुस्तक किसे बोलते हैं? सभी को पता है कि बुक्स जो हमारी होती हैं, पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो बुक होती है, पाठ्य वस्तुएं, वो हमारी हेल्प करती है हमें पाठ्यक्रम को सही लक्ष्य तक, हमारे जो हमारा जो करिकुलम बनाया है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा पाठ्य वस्तु तैयार की गई है लोगों द्वारा, शिक्षाविदों द्वारा, वो उनके द्वारा हमारा सिलेबस कवर होता है, उनके द्वारा हमारा जो करिकुलम तैयार किया गया है उनके द्वारा पूरा होता है। तो वही होती हैं हमारी पाठ्य पुस्तकें। इसका अर्थ लिखने के बाद आप इसमें इसके महत्व लिख दोगे और महत्व के बाद कुछ कमियां भी लिख सकते हो इसमें। तो इसका महत्व में कुछ पॉइंट बता देती हूँ आपको। सबसे पहला पॉइंट है शिक्षा प्रक्रिया का व्यवस्थित होना, यानी कि शिक्षा प्रक्रिया जो होती है इससे व्यवस्थित हो जाती है। एजुकेशनल प्रोसेस बिकम्स ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि तरीका ढंग से हो जाता है कि उसको जो शिक्षा की प्रक्रिया है, एक बिना सोचे समझे अगर उसको बुक में नहीं उतारेंगे तो वो स्थिर नहीं रहता है, और स्थिर नहीं रहेगा तो बच्चे को नहीं पता चलेगा। अब टीचर किसी भी बुक से पढ़ा रहा है, अब बच्चे के पास वो अवेलेबल नहीं है तो वो कैसे पढ़ेगा? उसको ज़रूरी है उसको रिवाइज़ करने के लिए, या फिर क्लास में कुछ काम आ गया या ध्यान भटक गया उसका, तो घर पे जाके उसको रिवीजन के लिए उसको ज़रूरत पड़ेगी, उसको नीड होगी उसकी बुक की, क्योंकि वहाँ पे उसका टीचर अवेलेबल नहीं होगा घर पे। तो ताकि वो अपने एग्ज़ाम से पहले भी वो तैयारी कर सके, ताकि जैसे हम कर रहे हैं इस टाइम पे, तो हमें बुक्स किस लिए मिलती हैं कि हम अपना तैयार सिलेबस को कर सकें। ठीक है, उसके बाद आता है ज्ञान विस्फोट। ज्ञान विस्फोट क्या होता है? मतलब कि हमें नॉलेज मिलती है, इतनी ज़्यादा नॉलेज मिलती है कि जितना हमारा मन करता है जिस चीज़ में कि भाई हमारा इस सब्जेक्ट में हमारा मन कर रहा है पढ़ने का, तो हम उसको अच्छे से पढ़ते हैं। ये नहीं कि बस टीचर ने जितना पढ़ाया है उतना सीमित है, उसको सीमित रखे, नहीं ऐसा। मतलब कि बच्चे क्या होते थे, मेरे साथ ऐसा होता था कि ना, हिंदी इंग्लिश की जो बुक्स होती थी, मैं उसकी स्टोरीज़ जो होती थी मैं पहले ही पढ़ देती थी। क्लास स्टार्ट नहीं होती थी, जब हमें बुक मिल जाती थी तो मैं लगातार उनको 3-4 दिन के अंदर उनको ख़त्म कर देती थी। लेकिन हाँ, और चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था, इस वजह से मैं और चीज़ें नहीं करती थी, सिर्फ इंग्लिश और हिंदी के सब्जेक्ट को लेके मैं उनको पढ़ देती थी। तो इसलिए ये ज्ञान विस्फोट होता है, हमें उससे नई नई नॉलेज मिलती है। हमारी अगर रुचि है उस सब्जेक्ट में तो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है, उसके बाद आता है कि ज्ञान को इकाइयों में बांटने के लिए, ज्ञान को इकाइयों में बांटने के लिए यानी कि वो डिवाइड होता है, करिकुलम सेट किया जाता है हमारा। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा ज्ञान होता है वो थोड़ा थोड़ा टॉपिक से बटा होता है, सीरियल से बटा होता है एक तो। ठीक है, दूसरा नंबर वो उसमें इतना ज्ञान होता है कि उसको इकाइयों में डिवाइड करना पड़ता है, ताकि छोटी छोटी इकाइयाँ बनाएंगे तो उससे क्या होगा, उस टॉपिक को उसका गहनता से अध्ययन हो सकेगा। उसके बाद आता है शिक्षण में एक रूपता लाने के लिए। अब जब शिक्षक हमें, अध्यापक जब हमें पढ़ा रहा है तो वो सभी बच्चों को समान पढ़ाए, यानी कि हर स्कूल में एक ही सिलेबस रहे, उनका जो करिकुलम तैयार किया गया है उसकी बुक्स जो हैं वो उसमें एक रूपता दिखाई दे शिक्षा में। ठीक है, उसमें सहायक होता है ये। फिर आता है कम प्रतिभा वाले अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिए भी ये होता है। जो जिन अध्यापकों का ये होता है, जैसे कि जो लोग टीचर अच्छे से, मतलब कि कई लोग होते थे ना कि जैसे जॉब में पैसे दे के लग जाते हैं, या फिर कोई कमी रह जाती है किसी टीचर में कि उसको पढ़ाने में थोड़ी सी झिझक हो रही है, या फिर कमी झिझक भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको कम प्रतिभा हो, यानी कि उसको कम ज्ञान हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। उसकी प्रतिभा का मतलब है कि उसके कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी हो, उसके अंदर वो प्रतिभा ना दिखाई दे रही हो, थोड़ी सी कमी हो, तो उसमें उसकी बुक हेल्प करती है। बुक से उसको कॉन्फिडेंस आता है। अगर वो बुक से के अकॉर्डिंग चलेगा तो उसको ये पता है कि हाँ, मेरे सामने रखा हुआ, इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं इसको पढ़ के उसको पढ़ा सकता हूँ,
तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर आता है भाषण विधि की सीमाएं क्या होती हैं कि जब हम मौखिक रूप से सिर्फ बच्चों को समझाते हैं क्लास में, 1 घंटे में हम क्लास ले रहे हैं, उस क्लास में जो भी हम बोल रहे हैं सारा का सारा बच्चे याद कर लेते हैं, ठीक है, उस टाइम पे याद रहेगा, 4-5 दिन याद रहेगा, 5-6 दिन याद रहेगा, चलो 1 महीना लगा लो, 1 महीना याद रह गया। लेकिन उसको पूरे साल का मतलब कि जो हमारा सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम्स होते हैं 6 महीने में या फिर पूरे साल में जो एग्ज़ाम होते हैं, तो अगर उसका देखें तो वो पूरे साल तक नहीं कर सकता। उसमें हमारी पाठ्य पुस्तकें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। उसके बाद आता है पुस्तकालयों की अच्छी स्थिति ना होना। पुस्तकालयों की अच्छी स्थिति कैसे नहीं होती? जो हमारे स्कूल हैं, स्कूल में हमें कभी भी लाइब्रेरी वगैरह में क्या होता था कि टीचर बैठा देते थे और स्टोरी की कुछ बुक्स दे देते थे, कभी कभी देते थे, कभी कभी नहीं देते थे। आज के टाइम पे तो अच्छा है, पर उस टाइम पे प्राइवेट स्कूल्स में तो अच्छी लाइब्रेरी है, बट गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा नहीं हो पाता है। तो और कॉलेजेस वगैरह में अच्छी लाइब्रेरी होती है, तो ऐसे ही एक स्कूल वगैरह में जो है लाइब्रेरी की कमी अच्छी स्थिति नहीं होती है, तो इसलिए बच्चों को बुक की ज़रूरत पड़ी जाती है, ठीक है। उसके बाद और फिर सब कुछ लाइब्रेरी में जाके नहीं पढ़ सकते ना। अब बच्चे के पास खुद की बुक होगी तो उसको करिकुलम के अकॉर्डिंग होगी उसकी, तो उसको हेल्प मिलेगी। अब एक बच्चे के लिए तो सिर्फ चाहिए नहीं मटेरियल वो बुक, लेकिन हर बच्चे के लिए चाहिए, तो हर बच्चे को अपनी अपनी अगर वो लेता है तो उसके लिए हेल्पफुल होता है। उसके बाद आती है अनेक तथ्य एक ही स्थान पर, मैनी फैक्ट्स ऑफ वंस प्लेस। जो पाठ्य पुस्तक में क्या होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल दे के समझाए रखे होते हैं, बहुत सारे तरीके से समझा रखा होता है, बच्चों के अकॉर्डिंग होता है वो, उसको सारा का सारा सिलेबस जो है उसका करिकुलम जो सेट किया है वो उसको अपने एक ही जगह पे मिल जाता है, उसको अलग अलग जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद आता है परीक्षा लेने में सहायक होती है बुकें। बुक हमारे एग्ज़ाम को लेने में भी हेल्पफुल होती है, क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम पे हमारा क्या होता है, टीचर को भी वो हेल्पफुल होती है, क्योंकि उसको क्वेश्चन पेपर बनाना है। अब वो पूरे साल में क्या पढ़ाया, अगर वही उसको सोचने लग जाएगा कि मैंने ये पढ़ाया तो उसको याद नहीं आएगा। लेकिन अगर वो बुक को उठा के उससे क्वेश्चन बनाता है तो उसको ईजीली उसको, क्योंकि हमारे बुक के पीछे भी कुछ क्वेश्चन दिए हैं तो उसको चेंज करके वो दे सकता है, ज़्यादा उसकी मेहनत नहीं लगेगी, ठीक है। उसके बाद आता है बोझिल पाठ्यक्रम को पूरा करना। जो हमारा इतना सारा पाठ्यक्रम दिया हुआ है उसको कम करना, मतलब कि थोड़ा सा बोझ कम हो जाए, उसके लिए एक क्रमबद्ध तरीके से हमारा पाठ्यक्रम बनाया गया है। इतना मुश्किल पाठ्यक्रम है हमारा, तो उसको पूरा करने के लिए जैसे बीएड का पूरा साल का जो बुक है वो हमारी छोटी छोटी बुक है, ये डिवाइड करके उन्होंने दे रखी हैं। तो लेकिन अगर इसको पढ़ने बैठे हैं अलग अलग से तो पाठ्यक्रम बहुत ज़्यादा लेंथी है, ठीक है। तो बुक हमारी इसमें से हेल्पफुल करती हैं। फिर आता है माता पिता की निरक्षरता। माता पिता की निरक्षरता भी यहाँ पे महत्व रखती है पाठ्य पुस्तकों में। अगर किसी के माँ बाप भाई निरक्षर हैं, पहले होते थे, अब के टाइम पे तो फिर भी पढ़े लिखे माँ बाप होते हैं, लेकिन पहले क्या होते थे, निरक्षर होते थे और हमें पढ़ाने के लिए बिल्कुल भी उनके पास नॉलेज नहीं होती थी। वो सोचते थे कि भाई सोचते हैं कि ना कि बच्चा स्कूल में ही पढ़ रहा है, स्कूल में ही पढ़ता है, बस उनकी कोई हेल्प ही नहीं कर पाते वो घर पे, तो उनकी जो है वो बुक्स ही हेल्प कर पाते हैं। और जो गरीब के बच्चे होते हैं वो भी पढ़े लिखे नहीं होते, माँ बाप आज के टाइम पे भी पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनके लिए भी जो बुक्स हैं वही हेल्पफुल है उनके लिए, और कोई भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद होता है अभ्यास के लिए, जो हमारी एक्सरसाइज करने के लिए होता है, जो हमें बुक्स के पीछे एक्सरसाइज दी होती है बच्चों के लिए, बहुत हेल्पफुल रहती है वो। अगर टीचर क्या करता है, चैप्टर पढ़ा के उसको बोलता है कि ये क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज करके आना, तो उससे क्या होता है, बच्चे का बौद्धिक विकास होता है उस सब्जेक्ट में। कुछ डिसएडवेंचर्स भी बता सकते हैं हम लोग कि इसमें पाठ्य पुस्तकों के की हानियाँ या नुकसान क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि अध्ययन क्षेत्र को सीमित करता है, ये लिमिट कर देता है स्टडी को, यानी कि उसको ये कर देता है कि भाई तुम्हें इतना ही पढ़ना है, तो हमारी रुचि ख़त्म हो जाती है कि हम बाहर का कुछ पढ़ने की इच्छा नहीं करते, कि बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। जो लेंथ ही हमें जो इसका होना चाहिए, जितना हमें डिटेल से पढ़ना चाहिए वो नहीं दिया होता, वो करिकुलम के अकॉर्डिंग जैसे एग्ज़ाम आएगा बस उसके अकॉर्डिंग दिया होता है, ठीक है। उसके बाद रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है ये। रटने की प्रवृत्ति को कैसे करता है, रटने के बच्चे क्या करते हैं, बुक मिल गई, अब उसको पेपर के लिए तैयार करना है उन्हें, तो उसको रट्टा मारना शुरू कर देते हैं, वो अपने इस तरीके से समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं उसको। नेक्स्ट पॉइंट है ज्ञान स्थायी नहीं रहता इसमें। ज्ञान जो है वो स्थायी क्यों नहीं रहता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारा जो ज्ञान होता है
वो हम पढ़ते हैं उस टाइम के लिए जब तक याद रहता है, जब तक याद नहीं रहता फिर हम क्या करते हैं, बुक को साइड में रख देते हैं, अगले साल में अगले न्यू एडमिशन ले लेते हैं, फिर न्यू बुक्स आ जाती हैं, तो वो जो ज्ञान है हमारा वो स्थायी रूप से नहीं रह पाता है हम में, कुछ टाइम के लिए रहता है फिर ख़त्म हो जाता है। ऐसा नहीं है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बट इतना है कि हाँ थोड़ा बहुत धीरे धीरे हम भूलते जाते हैं अगर उसको प्रैक्टिस नहीं करते, हम बार बार बुक को नहीं पढ़ते। फिर आता है बच्चों के अध्ययन के प्रति सचेत न होना। बच्चे क्या करते हैं कि उनके सामने अगर बुक से उनके करिकुलम के अकॉर्डिंग बुक बना दी तो वो क्या करते हैं, पढ़ना है तो पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ेंगे, मतलब कि मर्ज़ी होती है, उनका मन करता है तो पढ़ते हैं, जब मन करता है जब नहीं पढ़ते। उसके बाद आता है इसमें आप कुछ बातें ये भी ऐड कर सकते हो कि इसमें क्या ध्यान रखना चाहिए अगर पाठ्य पुस्तक बना रहे हैं, कोई मतलब बना नहीं रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं अगर बुक्स का करिकुलम के अकॉर्डिंग, तो कैसी बुक होनी चाहिए बनाते टाइम, उसको क्राइटेरिया क्या होना चाहिए उसका एक तरीके से। तो सबसे पहला आता है कि उसके बच्चों के जो बच्चे हैं उनकी आवश्यकताओं के अनुसार ही होना चाहिए, कि बच्चों की रुचि हो सकती है उसमें, योग्यता हो सकती है, उसको इंटरेस्टिंग बनाएं, उसको क्रिएटिव बनाएं थोड़ा सा चैप्टर को। उसके अंदर आवश्यकता के अनुसार ये होता है कि उसके अंदर रुचियाँ जो होती है ना, उसके बच्चे की रुचियाँ किस में होती है कि उस बुक में जो इंटरेस्टिंग होगा वो पार्ट पढ़ता है वो, जैसे कि कुछ स्टोरी होती है हिंदी वगैरह में तो वो जल्दी पढ़ लेता है उसको, फिर या फिर उसमें कोई और सब्जेक्ट है उसको पसंद है उसको करता है, वो तभी करता है या तो इंटरेस्ट होता है उस सब्जेक्ट में उसका, या फिर उसको ड्राइंग वगैरह उसकी अच्छी लगे तो उसको देखने में ही क्रिएटिव लगता है तो उसका मन करता है पढ़ने का। उसके बाद आता है कि उस सब्जेक्ट में पर्याप्त संख्या में चित्र तथा मानचित्र होने चाहिए। अगर ज्योग्राफी वगैरह हिस्ट्री वगैरह अगर है उसमें तो जहाँ पे भी चित्र और जहाँ पे भी ड्राइंग की ज़रूरत है, जहाँ पे मैपिंग की ज़रूरत है, वहाँ पे ज़रूर से ज़रूर उनको डालना चाहिए। उसके बाद आता है टॉपिक हैं वो हमेशा क्रम से होने चाहिए, ये नहीं कि जो पढ़ रहा है बच्चा उसका जो टॉपिक है वो आगे पीछे हो रहे हैं, वो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा है बुक में, तो उसका ये ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उसका जो टॉपिक है, जो टॉपिक के अंदर जो पॉइंट्स हैं वो भी एक तरीके से क्रमबद्ध हो, ठीक है। उसके बाद इसकी भाषा सरल होनी चाहिए। बच्चे जब अकेले पढ़ेंगे, टीचर जब पढ़ा देगा तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर वो बच्चा पढ़ रहा है, खुद से कोशिश कर रहा है पढ़ने की, तो उसकी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी ईजी होनी चाहिए ताकि वो लर्निंग करने में आसानी हो उसको। नेक्स्ट पॉइंट आता है छपाई प्रिंटिंग कैसी होनी चाहिए, उसकी प्रिंटिंग अच्छी होनी चाहिए एक बुक की। उसमें जो है छोटी कक्षाओं में बालक बड़े बड़े और सुंदर अक्षरों में रुचि रखते हैं, ठीक है। जो जैसे जैसे बच्चों का स्तर बढ़ता जाता है उसके लेटर्स जो हैं वो थोड़े छोटे कर दिए जाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बड़े छोटे बच्चे होते हैं उनको बड़ा बड़ा अगर लिखा दिखाई देगा ना तो वो इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। उसके बाद होती है इंक का अच्छी प्रयोग होनी चाहिए, इंक और पेपर जो होता है हमारा। फिर बुक का साइज अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और फिर जो लाइन्स हैं उसमें गैप अच्छा खासा होना चाहिए, ये ना हो कि भाई कुछ लाइन में हल्का फुल्का गैप है। छोटी क्लासेस में थोड़ा ज़्यादा गैप होना चाहिए और जो बड़ी क्लासेस है उसमें थोड़ा कम होगा तो भी वो पढ़ लेगा। फिर उसके बाद जो बुक बनाने वाला है राइटर, उसको ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसमें करेक्ट प्रिंटिंग हो हमेशा। प्रिंटिंग कभी भी गलत अगर बुक में होगी तो बच्चे को वही ज्ञान याद रहेगा। उसको इस चीज़ का ध्यान में रखना चाहिए कि उसको बच्चे के ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसको दिमाग में बस गया ना तो वो हमेशा उसी को बोलता रहेगा, उसी को वो याद करेगा, आगे जाके उसका भविष्य में फिर उसके ये गलती कभी भी नहीं सुधरेगी। तो ये हो गया हमारा पाठ्य पुस्तक का टॉपिक। ये हमारा 8 नंबर में आता है। 8 नंबर के अकॉर्डिंग 4 पॉइंट आप लिख सकते हो। इनमें महत्व, कमियां, और मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या होना चाहिए, मतलब कि उसमें इसका क्राइटेरिया कैसा होना चाहिए। तो निष्कर्ष में आप लिख सकते हो, कंक्लूज़न में लास्ट में, कि पाठ्य पुस्तकें जो होती हैं हमारे इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं सोशल साइंस के लिए। और क्योंकि हम सोशल साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इसलिए सोशल साइंस को डालना बहुत ज़रूरी है आंसर में। तो उसके बाद आता है कि नेक्स्ट आता है हमारा मानचित्र। मानचित्र कैसे हेल्पफुल होता है, ये भी हमारे 8 नंबर में आता है। तो मानचित्र बेसिकली क्या होता है, मानचित्र जब हमारे हिस्ट्री में पढ़ते हैं हम, सबसे पहले स्टार्टिंग में हमारे मैपिंग वगैरह होती थी, हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। हमारे जो ड्राइंग मिलती है हमें हिस्ट्री में कि यहाँ पे राजा रहते थे, यहाँ पे राजा रहते थे, तो वो चित्र दीवारों पे कहीं कहीं पे हमें गुफाओं वगैरह में जो है चित्र के जरिए दिखाया जाता था, ठीक है। उसके बाद जो अब आज भी हम भौगोलिक स्थिति देखते हैं अपने भारत या विश्व की, तो उसमें हम मैप के जरिए ही देखते हैं, तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है। सोशल साइंस में भी
ज्योग्राफी वगैरह आती है, तो ये हमारे इसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो टाइप्स होते हैं मैप्स के, वो 3 टाइप्स के मैप्स होते हैं, फ्लैट मैप्स, रिलीफ मैप्स एंड स्केच मैप्स। उसके बाद आता है मानचित्र पढ़ाने के कौशल क्या क्या होते हैं। तो कौशल बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि उस इंसान को अगर मैप ही नहीं देखना आता है तो वो मैप क्या पढ़ेगा वो बच्चा। तो उस टीचर को ज़रूरी है कि वो उसको सिखाए कि मैप की रीडिंग कैसे करते हैं, मैप को पढ़ा कैसे जाता है। मैप्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मैप्स के जो मैप में जो निर्देश दिए गए हैं, पहले उसको जो उसमें नोट दिए होते हैं ना कि भाई ये रेड कलर इसको दिखाता है, ये जो डॉट डॉट हैं ये रोड को दिखाते हैं, ये वाटर को दिखाता है, ये साधनों को दिखाता है, ये किसी उस चीज़ को दिखाता है। तो एक पॉइंट दिया होता है उसमें, तो वो समझाए उसको बच्चों को कि मैप रीडिंग करने के लिए सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि उससे निर्देशों को जो दिए गए हैं उसका नोट जो है वो पढ़े। उसको जो मानचित्र का पैमाना होता है, जो स्केल होता है, उसको जो जिससे दूरियां पता चलती हैं, तो वो उसको ज्ञान होना चाहिए उस चीज़ का कि वो दूरी कैसे नापी जाती है, सब कुछ। उसके बाद आता है, क्योंकि मानचित्र हमारा ऐसे बनाया गया है, अगर डिटेल में उसको देखें, हमें बेशक से वो मैप छोटा सा दिखेगा, लेकिन उसकी जो दूरी है ना, वो हमें रीडिंग करने की जब आपको स्किल आ जाएगी ना, तब आप ये कहोगे कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट बनाया हुआ है। हमारी इतनी बड़ी पृथ्वी है, लेकिन एक छोटे से ग्लोब में या फिर एक छोटे से फ्लैट मैप में इसको दर्शाया कैसे जा रहा है, वो हमें रीडिंग करनी आएगी, वो तभी सीख सकते हैं। इन पॉइंट्स में आप लिख सकते हो कि मानचित्रों का बालकों द्वारा कार्य क्या होता है। मानचित्र जो होते हैं, अगर बच्चों से अगर बचपन से थोड़ा सा क्लास में जब उनका स्तर बढ़ता जाता है, धीरे धीरे उनका मैपिंग की ड्राइंग वगैरह करवानी चाहिए, ताकि उनको क्योंकि उनमें रुचि होती है ड्राइंग वगैरह करने की। ड्राइंग की हमारी एक अलग से क्लास ली जाती है, जिसमें कि हम बच्चों से ये बनवा सकते हैं कि मैप बनाओ, या फिर ज्योग्राफी वाले टीचर भी बनवा सकते हैं, और उसमें फिर उनको बताएं, उसमें कलर करवाएं, उसमें मार्क करवाएं, उनके संकेतों के द्वारा उनको बताएं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है। उसके बाद आता है मानचित्रों का उपयोग क्या क्या होता है, किस किस चीज़ में कर सकते हैं। तो इसमें मैं पॉइंट्स बता देती हूँ आपको। सबसे पहला, पाठ को रुचिकर बनाने में। पाठ को रुचिकर कैसे बनाता है ये, जब मैप्स को हम देखते हैं, वो एक तो कलरफुल होता है, और जब कलरफुल चीज़ होती है वो बच्चे जल्दी सीखते हैं, उस चीज़ को देख के ही उसमें जो है वो रुचि आ जाती है, और उसको वो जल्दी सीख लेते हैं। उसके बाद आती है उपयुक्त जानकारी, यानी कि उसमें हमें एग्जैक्ट जानकारी मिलती है, कि इतना ही मिलता है कि जितना उसमें बोला गया है, एक्स्ट्रा उसमें कोई वर्ड्स नहीं ऐड किए गए हैं। जो हमें दिख रहा है उसी को हम बताएंगे कि ये संकेत दिया गया और ये होता है, और यहाँ पे नदियाँ हैं, यहाँ पे पहाड़ हैं, और यहाँ पे इससे दर्शाया गया है ये है। तो हमें उपयुक्त जानकारी मिलती है, कहाँ पे कौन सी फसल होती है, कहाँ पे क्या होता है, ये सब कुछ हमें संकेत द्वारा पता चलता है। उसके बाद आता है कठिन ज्ञान सरल बन जाता है। ये सब हम जानते हैं, क्योंकि जब हम ड्राइंग के माध्यम से अगर कोई भी चीज़ करते हैं, या फिर किसी क्रिएटिविटी के द्वारा हम कोई भी चीज़ करते हैं, तो हमारे लिए ईजी हो जाती है। तो बच्चों के लिए भी ऐसे ही बहुत इजी हो जाता है। सोशल साइंस का सब्जेक्ट में जो हम ये पढ़ते हैं, मैपिंग जो हमारी हेल्पफुल होती है, वो इसलिए भी हेल्पफुल होती है क्योंकि उसमें जो कितना भी टफ़ हो, अब हमें जब तक नहीं पढ़ते, जब तक हमें नहीं पता है, तब तक हम ये नहीं जान सकते कि हमारा जो टाइम एंड डेट है वो यहाँ का और किसी और देश का वो अलग कैसे है। तो उसका बेसिक नॉलेज जो है उसकी, वो हमें तभी पता चल सकते हैं जब हम मैपिंग को अच्छे से रीड करना सीख लें। उसके बाद आती है जलवायु तथा वनस्पति की जानकारी के लिए भी मैपिंग का यूज़ करते हैं हम। मैपिंग का यूज़ कैसे करते हैं वातावरण के लिए, क्योंकि हमें पता चलता है कि कहाँ पे हमारे वन हैं, कैसे वन है वहाँ पे, कैसी वनस्पतियाँ प्राप्त होती हैं वहाँ पे, कैसी जलवायु है अलग अलग जगहों की। पूरे भारत की हमें जलवायु पता चलती है, उसकी वजह से पूरे विश्व की जलवायु भी पता चलती है हमें मैपिंग के जरिए। ठीक है, इन चीज़ों में वो हेल्पफुल होता है। उसके बाद आता है मानचित्र का जो प्रयोग होता है, जब हम प्रयोग करते हैं उसका, तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले उसकी स्थिति, सिचुएशन क्या है उसकी, यानी कि जहाँ पे उसको बच्चे को दिखाना है, जो पॉइंट दिखाना है वो कहाँ पे है, उसको सही जगह पे उसको देख सके। नहीं, तो सबसे पहला आता है स्थिति यानी कि सिचुएशन यानी कि वो मैप जो है वो कहाँ पे लगाना है। अगर क्लास में अगर मैप को ला रहे हैं, इतना बड़ा होना चाहिए कि बच्चों को वो दिखे, या फिर अगर बोर्ड पे बना रहे हो तो वो सब बच्चों को दिखना चाहिए। वो छोटा सा नहीं बनाना चाहिए कि बिल्कुल इतना सा बना दिया कि पीछे वाले बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ 2 डेस्क पे दिखाई दे रहा है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है उपयुक्त चुनाव करना।
अलग अलग जो स्टडी होती है हमारी, उसके अकॉर्डिंग हमें मैप भी यूज़ करने चाहिए। राजनीति की स्टडी कर रहे हैं तो राजनीतिक मैप ऐसे ही उसका चुनाव किया जाना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है खुरदरी सतह। चित्र में जो है उसकी जो बेस है उसका वो खुरदरा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। दीवार पे लटकाते टाइम देखना चाहिए वो फ्लैट है या नहीं है, बच्चों को कंफर्टेबल है या नहीं है, कुछ भागों पे फटवट तो नहीं रहा है, कुछ भागों पे दूर से दिखाई दे रहा है, लाइट वाइट में ऐसे तो नहीं है कि वो शाइन कर रहा है, इस वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद आता है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी कि वो ज़्यादा डिटेल नहीं होनी चाहिए, उसमें इतनी विस्तृत नहीं होना चाहिए। बड़ा विस्तृत का मतलब होता है इतना फैला हुआ, यानी कि उसके अंदर इतना वो नहीं होना चाहिए कि सब सारे मैप एक ही के अंदर पढ़ा रहे हैं। उसमें ना खिचड़ी से पक जाती है, बिल्कुल अंदर छोटे 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 लिखे होते हैं, हर चीज़ मिक्स हो जाती है कि कहाँ पे पहाड़ हैं, कहाँ की जलवायु कैसी है, कहाँ की वो है। तो राजनीतिक और प्राकृतिक जो मैप है हमारा, हम किस चीज़ का मैप ले रहे हैं, पॉलिटिकल ले रहे हैं, फिजिकल मैप ले रहे हैं, तो ये हमें चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, अलग अलग लें और अलग अलग उनको बताएं, उनको पढ़ाएं, ताकि एक में घिचमिच ना हो। उससे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, फिर आता है मानचित्र की तैयारी जो है, नेक्स्ट पॉइंट है मानचित्र की तैयारी कैसे की जाए। सबसे पहले हमने बता दिया उसके उपयोग क्या है, उसमें आवश्यकता मतलब कि उसको ध्यान क्या रखने योग्य बातें हैं कि उसमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, स्थिति वगैरह हो गई। फिर आता है मानचित्र की तैयारी कैसे करनी चाहिए, बच्चों को तैयारी कैसे करवाएं। तो सबसे पहले आता है हमारी एटलस बुक होती है ना, उसमें सभी प्रकार के मैप्स होते हैं। एटलस के द्वारा बच्चों को पढ़ा सकते हैं। सभी बच्चों को या तो एक अपनी एटलस ले, उनको उसमें समझाएं, थोड़े ग्रुप वाइज जो हैं 4-5 बच्चों को एक बुक दे दें ताकि उनको पढ़ाएं और उनको हेल्प मिले। उसमें सभी प्रकार के मैप्स जो हैं वो अलग अलग प्रकार से दिए गए हैं, हर एक पेज पे हर एक मैप है अलग अलग प्रकार का। ठीक है, उसके बाद आता है दीवारों पर बनाना। मैप को दीवारों पर बनवा सकते हैं ताकि बच्चे जो हैं वो आराम से उसको देख सकें। हर बार देखेंगे तो उससे क्या होता है, बच्चे को लर्न हो जाता है और वहाँ के जो वहाँ की जगह है वहाँ के उसको बिना याद किए उसको याद हो जाती है। उसके बाद आता है स्वतंत्र चित्रण। स्वतंत्र चित्रण क्या होता है, स्वतंत्र चित्रण होता है जिसमें कि जिसमें बच्चे को बोला जाता है कि तुम अपनी ड्राइंग मतलब कि अपनी मैपिंग करो। उससे क्या होता है, बच्चे की प्रैक्टिस होती है, बच्चे की प्रैक्टिस होगी तो उसको ये लर्न अपने आप हो जाएगा 1-2 बार बनाने में ही। उसके बाद आता है ट्रेसिंग द्वारा भी मानचित्र जो है वो इजीली बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोजेक्टर का उपयोग करके। जो छोटा मैप है एटलस में उसको हम प्रोजेक्टर पे दिखा सकते हैं जिससे कि वो बड़ा दिखे। ठीक है, उसके बाद आता है कॉटन से भी बना सकते हैं। कॉटन से कैसे बना सकते हैं, जो प्लाईवुड होती है, जो प्लाईवुड के तख्ते होते हैं उस पर रुई और कागज़ की जो लुगदी होती है ना उससे बनाते थे, तो उससे भी मैप बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म ये यहीं पे टॉपिक ये मानचित्र वाला यहीं पे ख़त्म होता है और ये 8 नंबर में आता है, तो 8 पॉइंट इसके लिख के और उसको एक्सप्लेन कर दें। तो नेक्स्ट पॉइंट है ई रिसोर्स। ई रिसोर्स क्या होता है, ई रिसोर्सेज हमें पता ही है, जैसे कि हमारा ई रिसोर्सेज जो हमें आजकल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कर रहे हैं। अब हमारे जो सबके हाथ में फ़ोन आ गया, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, हर किसी की ज़रूरत पड़ गई है। तो आज से 4-5 साल पहले अगर देखोगे ना तो फ़ोन हाथों में बटन वाला होता था, लेकिन इस टाइम पे चाहे वो छोटे से छोटा बच्चा हो, चाहे वो बड़े से बड़ा इंसान हो, चाहे वो बड़ा बूढ़ा हो, लेकिन सबके हाथ में, चाहे वो एप्पल दिखे चाहे वो एंड्रॉयड फ़ोन दिखे, उनके हाथ में ज़रूर दिखता है, क्योंकि आजकल के टीवी बंद हो चुके हैं, लगभग फ़ोन ही लोग देखते हैं। ठीक है, चाहे वो अमीर हुआ चाहे वो गरीब हुआ, हर किसी के पास मिलता है। और फिर आता है इसमें लिखेंगे कि ब्लॉग क्या होता है। ब्लॉग हमारा जो डेली यूज़ में हम जो सबसे ज़्यादा ऐप यूज़ करते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, ट्विटर हो गया, ये सब होते हैं ब्लॉग। तो हम इनके ज़रिए जो है आजकल इतना बिज़ी रहते हैं और हमारे हेल्पफुल भी रहते हैं। ये नहीं है कि ये हमें सिर्फ नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहते हैं, हमारी स्टडी में बहुत हेल्प करते हैं। हमें बहुत सारी हमारी विधियाँ जो होती हैं, या फिर एक जगह पे कंटेंट हमें मिल जाता है, चाहे हम कुछ भी गूगल से कुछ भी डालते हैं तो हमें उसका पता चल जाता है ये क्या होता है। हमें कुछ वर्ड समझ में नहीं आता तो एज अ डिक्शनरी हम गूगल को यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कि इसमें शिक्षा में इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, ये उपयोगी कैसे है। तो सबसे
पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स और टीचर के बीच में जो कनेक्शन है वो सबसे ज़्यादा हो चुका है आज के टाइम पे। टीचर का नंबर जो है वो पेरेंट्स के पास है और पेरेंट्स जब मन करता है तब पूछ लेते हैं मेरा जो बच्चा है वो। टीचर जो पेरेंट्स है जब मन चाहे वो फ़ोन करता है और पूछ लेता है कि भाई मेरे बच्चे का कैसा चल रहा है पढ़ाई में या कैसा नहीं चल रहा है, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू हो, चाहे वो कॉल के थ्रू हो, या फिर टीचर भी उसके बच्चे की अगर कोई शिकायत होती है या फिर वो अच्छा चल रहा होता है तो टीचर भी उसको बता सकता है कि हाँ आपका बेटा बहुत अच्छा काम कर रहा है या फिर आपका बेटा जो है आज उसने ये गलत काम किया। ठीक है, उसके बाद आता है आजकल तो रिज़ल्ट भी ऑनलाइन वगैरह डाल देते हैं कि पहले अगर ग्रेड जो रिज़ल्ट वगैरह है बच्चे का वो ऑनलाइन भेज दिया, ग्रुप में क्लासेस के ग्रुप बना देते हैं टीचर्स। आजकल कोविड के बाद से तो इतना ज़्यादा हो गया है कि हर क्लास का ग्रुप बना होता है, उसमें होमवर्क भेजते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है जो टीचर को अगर कोई ज़रूरत के एकदम से अचानक से कोई छुट्टी वगैरह पड़ गई है स्कूल में या फिर किसी कारणवश कोई सूचना देनी है, कोई ज़रूरी इम्पोर्टेंट स्कूल से रिलेटेड, तो किसी क्लास में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो क्लासेस में उसी ग्रुप में डाल देते हैं ताकि उस टीचर के लिए वो आसान हो जाता है वो चीज़। जो ब्लॉग होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने में हमें हेल्पफुल होते हैं क्योंकि टीचर उसकी हेल्प लेके उससे विधि ले सकता है कि उसमें जो इजी लैंग्वेज है उससे समझ के उन बच्चों को समझा सकता है या फिर बच्चों को बोल सकता है कि भाई तुम इस सब्जेक्ट को वहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों के लिए बहुत सारी योजनाएं वगैरह सरकार चलाती है, तो बालकों को जो बच्चे हैं उनके जो पेरेंट्स हैं उनको ये न्यूज़ देने के लिए कि आजकल कौन से वो चल रही है योजनाएं वगैरह, इसमें फॉर्म भरो, ये आपके बच्चे के लिए अच्छा है और ये सभी बच्चों के लिए ज़रूरी है, तो वो सब कुछ जो है वो उन्हीं ब्लॉग के ज़रिए उनको जानकारी देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो विश्व के सभी देश में जो बालक हैं ब्लॉग से लेखन व संप्रेषण कौशल का विकास कर सकते हैं। और ब्लॉग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी हो सकता है कि एक ग्रुप में बच्चे बात कर लेते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं क्लास में, ताकि उन पे किसी चीज़ का दबाव नहीं रहता। इससे क्या होता है बच्चे टीचर से कनेक्ट रहते हैं डायरेक्टली, क्योंकि क्लासेस में क्या होता है बच्चे पे टीचर ध्यान देता है नहीं दे पाता कई बार, तो उसमें नंबर से क्या होता है कभी किसी बच्चे को डाउट होता है तो वो तभी क्लास में अगर नहीं पूछ पाता किसी रीज़न की वजह से तो वो फ़ोन पे ब्लॉग के द्वारा पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है जिसमें कि हम इसके शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं www करके बोलते हैं ना, लिखते हैं हमेशा गूगल पे कोई भी साइट लिखते हैं, तो ये हमें जो है वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो हमें कितना भी इसके अंदर इतना जान भरा है, इतना जान का भंडार है कि हम कुछ भी सर्च मारते हैं वो हमें निकाल के दे देता है। कि चाहे हमें डिक्शनरी से रिलेटेड हमें किसी वर्ड का मतलब ना पता हो या फिर किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो हमें पता चलता है, और जो हम कुछ भी अगर चाहें किसी क्लास से रिलेटेड किसी जानकारी को निकालने का तो हम उससे सीख लेते हैं कि सर्च मारते हैं और हमारा निकल जाता है। तो ये हमें बहुत हेल्प करता है बच्चों को। ये कैसे उपयोगी होता है वर्ल्ड वाइड वेब? तो इसमें ये भी लिख सकते हैं कि मानचित्र वगैरह जो होते हैं इसमें हमें आसानी से मिल जाते हैं, कोई हमें लाने की ज़रूरत नहीं होती दुकान से। अब हमारे हाथ में फ़ोन आ गया है तो हम फ़ोन में देख सकते हैं, ये नहीं कि हम स्कूल में देख रहे हैं, बच्चे घर पे जाके भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमें होता है कि राजधानियाँ वगैरह याद करनी है, अब एक जगह पे अगर टीचर के पास टाइम नहीं है तो वो कहता है कि बच्चों जाके गूगल पे सर्च कर लेना और वहाँ पे राज्य राजधानियाँ लिखी होंगी और उनको नोट डाउन करके लाना कल। तो ये हमें जो सब कुछ मिल रहा है एक जगह पे वो हमें वर्ल्ड वाइड वेब देता है, तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग में हमारा फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब, व्हाट्सअप, यही सब कुछ आता है जो कि सोशल नेटवर्किंग में आते हैं। इसने इतना ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं आज के टाइम पे, इतना ज़्यादा मतलब इसका नेटवर्क इतना फैला हुआ है कि हर एक इंसान, बहुत कम होंगे जो कि व्हाट्सअप वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, तो व्हाट्सअप तो लगभग सब यूज़ करते हैं। यूट्यूब आजकल गरीब से गरीब व्यक्ति देख रहा है, जिसको पढ़ना लिखना भी नहीं आता वो भी यूट्यूब देखता है। ठीक है, उनके लिए स्पेशल वीडियोस बनती हैं जिससे वो देख सके, उनकी लैंग्वेज अगर वो कहीं पर अलग अलग जगहों की अलग अलग लैंग्वेज में बनती हैं यूट्यूब पे वीडियोस। ठीक है, उसके बाद आता है और
यूट्यूब वगैरह के ज़रिए, व्हाट्सअप के ज़रिए तो हमें टाइपिंग वगैरह एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, और जो हमारा व्हाट्सअप होता है, व्हाट्सअप हमारे सभी को पता है किस किस चीज़ में उपयोगी रहता है। कुछ नुकसान भी हैं लेकिन बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। व्हाट्सअप पे भी बहुत सारी करंट से रिलेटेड न्यूज़ें आती हैं, ठीक है, और बहुत सारे अपडेट भी हो चुके हैं अब तो। उसके बाद आता है ट्विटर। ट्विटर पे भाई राजनीति से संबंधित हर एक जो नेता होता है वो भी पोस्ट डालता रहता है, हमेशा ट्विटर पे ट्वीट करता रहता है। उसके बारे में तुरंत जानकारी पता चल जाती है कि उसने ट्वीट किया है, ठीक है। उसके बाद आता है यूट्यूब पे। यूट्यूब अगर देखें तो हमें यूट्यूब से तो भाई हर एक चीज़ मतलब कि एक्सप्लेन करके हमें स्टडी वगैरह भी मिलती है। तो ये जो सोशल नेटवर्किंग है वो एक इंटरेस्टिंग भी है, मनोरंजक बनाती है। ये हमारे जो दिन प्रतिदिन घटनाएं घट रही है उससे हमें कनेक्ट रखती है, और ये हमारे आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। जो हमें वर्ल्ड में कुछ भी नहीं पता होता कि आजकल वर्ल्ड में चल क्या रहा है, देश कैसे जुड़े हुए हैं। हम हर चीज़ की जानकारी जो है वो फ़ोन पे अपडेट आते रहते हैं, तो उनसे हम पता चल सकता है हमें कि कहाँ पे क्या चल रहा है, आज की मतलब कि आजकल राजनीति में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्या टीवी वगैरह देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि टीवी पे बन जाते हैं। और फ़ोन पे क्या होता है, चाहे वो हम 10 साल पहले का निकाल लें या 5 मतलब कि हिस्ट्री निकाल के पढ़ना चाहें तो एक स्टोरी के रूप में बहुत सारे टीचर अवेलेबल मिल जाएंगे हमें, और बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि हमारे लिए ईजी हो जाती हैं। सोशल नेटवर्किंग है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है, और जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा भी है, लेकिन कहीं कहीं इसके नुकसान भी होते हैं। नुकसान में तो आप अपने तरफ से कुछ भी पॉइंट्स डाल सकते हो कि भाई ज़्यादा कई बार क्या होता है, जब छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को अगर दे दिया जाए तो उसका नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि उनको नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत है देखना। तो मैंने एक ही वीडियो में इन तीनों टॉपिक को कवर कर दिया है। अब आप इसको नॉर्मल लैंग्वेज में अपनी भाषा में लिख सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।